मानव अपने जीवन में अपने अनुभवों से, अपने प्रयासों से बहुत सारी सफलताओं को अर्जित करता है, लेकिन उसके मन में जैसे ही कुछ क्षणिक संवेग उत्पन्न होते हैं, जैसे क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, और उन संवेगों में बहकर वो कुछ ऐसे कदम उठा लेता है कि उसकी सारी सफलताएं धूमिल हो जाती हैं। इसी कथन के साथ मैं विक्रमादित्य सिंह चौहान आप सभी का एमपीपीएससी उत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। और आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो के अंतर्गत हम एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। एक ऐसा टॉपिक जो न केवल एमपीपीएससी, न केवल यूपीपीसीएस, न केवल यूपीएससी के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में शामिल माना जाता है, अपितु आपके निजी एवं सार्वजनिक जीवन में संबंधों के निर्वहन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। टॉपिक का नाम है सामवेगिक बुद्धि, जिसे इमोशनल इंटेलिजेंस के नाम से भी जाना जाता है। और एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के नज़रिए से अगर आप देखें तो पेपर क्रमांक 4 है ना। और मैं आपको बता दूं कि चाहे सिलेबस पुराना वाला हो या सिलेबस नया हो, यानी वर्ष 2023 तक का जो सिलेबस है उसके अनुसार आप देखें, या वर्ष 2024 से जो सिलेबस अभी एमपीपीएससी ने जो नया लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, उस सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो जो इकाई नंबर 3 है, उस इकाई नंबर 3 के अंतर्गत एक टॉपिक के रूप में शामिल है इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी सामवेगिक बुद्धि। आज की इस वीडियो में हम सामवेगिक बुद्धि पर विस्तार से चर्चा करेंगे, किस प्रकार के प्रश्न इससे बन सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद होने वाला रहेगा, और वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो टॉपिक आपको विस्तार से समझने में आएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि आज की इस वीडियो में हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें पहले से स्पष्ट की हैं कि कौन कौन से बिंदुओं पर हमको डिस्कस करना है। वो बिंदु एक बार मैं अपने मौखिक रूप से आप लोगों के सामने बोल देता हूँ। तो आज की इस वीडियो में एक तो पहले हम चर्चा करेंगे सामवेगिक बुद्धि के सामान्य परिचय पर। ये सामान्य परिचय उन विद्यार्थियों के लिए रहेगा जो बहुत ही कम समय में इसके कॉन्सेप्ट को जानना चाहते हैं, पूरा वीडियो देखने का शायद समय ना हो। तो ऐसे विद्यार्थी अगर केवल सामान्य परिचय भी समझ लेंगे तो उससे एक आइडिया लग जाएगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस यानी सामवेगिक बुद्धि का महत्व क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। जैसे ही हम सामवेगिक बुद्धि के सामान्य परिचय पर चर्चा करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे और सामवेगिक बुद्धि में हम दो शब्दों को देखते हैं। एक शब्द है संवेग और एक शब्द है बुद्धि। तो मेरे ख्याल से आप समझ सकते हैं कि सामवेगिक बुद्धि अगर एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है तो उसके अंतर्गत जो दो शब्द शामिल हैं, एक संवेग और एक बुद्धि, तो दोनों शब्दों को जानना भी बहुत ज़रूरी है। संवेगों को जानेंगे, बुद्धि को जानेंगे, और फिर हम चर्चा करेंगे सामवेगिक बुद्धि पर। देखिए, पढ़ने का एक अपना एक तरीका होता है। आप जब सामवेगिक बुद्धि को पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप संवेग के बारे में भी बता पाएँ, आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप बुद्धि के बारे में भी बता पाएँ। और जैसे ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि संवेग क्या है, बुद्धि क्या है ना, तब जाकर के आप एकदम स्पष्ट कर पाएंगे कि सामवेगिक बुद्धि क्या है। क्योंकि एमपीपीएससी ने अपने सिलेबस में स्पष्ट कर रखा है सामवेगिक बुद्धि तथा उसके शासन तथा प्रशासन में उपयोगिता। यानी कि सामवेगिक बुद्धि यानी इमोशनल इंटेलिजेंस हो सकता है आपके निजी जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो, लेकिन परीक्षा को निजी जीवन से ज़्यादा लेना देना है सार्वजनिक जीवन से। यानी कि प्रशासन में और शासन में सामवेगिक बुद्धि का महत्व किस प्रकार से है, यह कहीं ना कहीं परीक्षा के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। देखिए, सबसे पहले हमारे सामने है सामवेगिक बुद्धि का सामान्य परिचय। तो सामान्य परिचय एक बार पहले मैं मौखिक रूप से आप लोगों को बता देता हूँ, फिर मैं उसको लिखित रूप दूंगा ताकि चीज़ें एकदम स्पष्ट हो पाए। ऐसा ना हो कि ऑनलाइन कक्षा है तो अनुशासनहीनता हो, ना मेरी तरफ से ना आपकी तरफ से, चीज़ें एकदम व्यवस्थित होना चाहिए। देखिए भाई, सामवेगिक बुद्धि की अगर बात करें तो आपने देखा होगा कि सामवेगिक बुद्धि के अंतर्गत दो शब्द शामिल हैं। एक शब्द तो शामिल है संवेग, यानी जिसे हम कहते हैं इमोशंस, और दूसरा शब्द शामिल है बुद्धि, जिसे हम कहते हैं इंटेलिजेंस, है ना। अगर हमें संवेग और बुद्धि के बारे में आइडिया है तो कहीं ना कहीं हम सामवेगिक बुद्धि के बारे में बतला पाने में सक्षम हो पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं बताता हूँ कि संवेग क्या होते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी मानव हो या प्राणी हो, मैं अगर बात करूं तो कोई भी जीव हो इस पृथ्वी पर, अगर कोई भी जीव पैदा हुआ है तो ईश्वर ने उसके अंतःकरण में, उसके भीतर ऐसे बहुत सारे भाव, मैं अगर कहूं तो ईश्वर ने ऐसे बहुत सारे भावों को आरोपित किया है। वे भाव समय समय पर उसके अंतर्मन में उत्पन्न होते रहते हैं। जैसे कहने का आशय,
कि आपने देखा होगा कि आप हैं, आप अपने आप को अगर महसूस करें तो कई बार बहुत छोटी बातों पर या बहुत बड़ी बातों पर अचानक से आपके भीतर एक संवेग उत्पन्न होता है जो आपको कुछ प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर करता है। जैसे क्रोध, गुस्सा थोड़े समय के लिए आया लेकिन प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर करता है। हो सकता है उस प्रतिक्रिया में आप हाथ इस तरीके से कसकर बंद कर लें, या हो सकता है आप दांत पीसना शुरू कर दें, आपकी आंखें लाल हो जाएं, आपकी आवाज में कपकपाहट आना शुरू हो जाए। तो आपने देखा होगा कि एक तो होते हैं संवेग। संवेग मतलब वे भाव जो थोड़े समय के लिए उत्पन्न होते हैं लेकिन उनके परिणाम दूरगामी हो सकते हैं, उन्हें संवेग कहा जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा, कभी हर्ष तो कभी क्रोध तो कभी प्रेम तो कभी ईर्ष्या तो कभी घृणा तो कभी उत्साह, तमाम प्रकार के संवेग सभी प्रकार के प्राणियों में उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर एक शब्द पर फोकस करना, सभी प्रकार के प्राणियों में। संवेग का आशय केवल ऐसे भावों से नहीं है जो केवल मानव के अंतर्मन में पैदा हों। संवेग तो वे भाव हैं जो प्रत्येक प्राणी के अंतर्मन में पैदा होते हैं। आप कभी छोटे मोटे जानवरों को भी देखें, यहाँ तक कि अगर आप देखेंगे कि एक मच्छर जो आपकी आंखों के सामने से निकल रहा है और अगर आपने उसको मारने की कोशिश की, अगर उसको लगा कि एक खतरा उत्पन्न हो रहा है, तो आप देखेंगे मच्छर भी लगातार स्पीड बनाकर, गति बना करके और निकल जाता है। तो आखिर मच्छर के मन में भी एक संवेग उत्पन्न हुआ, जिसे आप भय कह सकते हैं, डर कह सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि मालिक जैसे ही घर में एंट्री करता है तो उस दौरान आपने देखा होगा कि कुत्ता, स्पेशली अगर मैं बात करूं डॉग की, तो हम देखते हैं कि लोग कुत्ता पालते हैं और जैसे ही मानव या मालिक जो है जब अंदर पहुंचा तो कुत्ता अति उत्साह में आकर के मालिक के पैरों में आकर के लिपटने लगता है, क्योंकि उस समय पर उस कुत्ते के अंतर मन में एक संवेग, इमोशन उत्पन्न हो रहा होता है, जिसे आप उत्साह, हर्ष या खुशी कह सकते हैं। तो मैं ये यहाँ पर जानवरों का एग्जाम्पल, जीवों का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप ये समझ पाएं कि संवेग केवल मानव का गुण नहीं है, संवेग तो सभी प्राणियों का गुण है। यानी इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले जितने भी प्राणी हैं, सभी प्राणियों के अंतर्मन में संवेग जन्म लेते ही लेते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि संवेग सभी के मन में जन्म लेते हैं और बात करें अगर हम बुद्धि की, तो क्या बुद्धि भी सभी के पास होती है? हाँ, बिल्कुल होती है भाई। आप देखेंगे तो आज के जमाने में बुद्धि केवल और केवल मानव या जानवरों में ही नहीं, आजकल तो बुद्धि जो है वो जो है कहीं ना कहीं रोबोटिक्स के माध्यम से मशीनों में भी आप देख पा रहे होंगे कि इंटेलिजेंस आने लग गई, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहने लग गए। तो यहाँ पर कहने का आशय है कि एक तो होता है संवेग और एक होता है बुद्धि। आप इतना मान के चलिएगा कि अपने संवेगों पर अपने बुद्धि के द्वारा नियंत्रण स्थापित करने की कला को ही सांवेगिक बुद्धि कहते हैं। इसके सामान्य परिचय को लेकर के कहानी काफी प्रचलन में है, मैं आपको बताता हूँ। कहानी जुड़ी हुई है पंचतंत्र से। पंचतंत्र में एक स्टोरी मिलती है कि एक व्यक्ति था और वो अपने बच्चे को घर पर छोड़कर गया, और चूंकि उसने एक नेवला पाला हुआ था और वो नेवले से यह बोल करके गया कि मैं पानी भरने के लिए जा रहा हूँ और तू जो है जब तक मेरे पुत्र को देखे रहना। और जैसे ही वो वहां से लौट करके आया, पानी भर के लौट करके आया, तो उसने देखा कि नेवला जो आया है उस नेवले के मुंह में खून लगा हुआ है और उस व्यक्ति के मन में, उस पुरुष के मन में कुछ बातें आई। और आप भी समझ सकते हैं पुरुष के मन में एक बात यही आई होगी कि शायद इस नेवले ने मेरे बच्चे को मार दिया। वो नेवला दौड़ते हुए उस पुरुष के पास आया। व्यक्ति के मन में और संवेग उत्पन्न हुए, उसको लगा इसने मेरे बच्चे को तो मार ही दिया, शायद मुझे भी मारने के लिए आ रहा है। उसके मन में अचानक से संवेग उत्पन्न हुए, और जैसे ही संवेग उत्पन्न हुआ, और आप जानते हैं क्रोध की तीव्रता, भय की तीव्रता, कामुकता की तीव्रता, उत्साह की तीव्रता, किसी भी संवेग की तीव्रता अगर बढ़ जाती है तो वो प्राणी के लिए हितकारी नहीं होती है ना। आप जानते हैं कि क्रोध अगर जरूरत से ज्यादा आए तो दिक्कत, प्रेम अगर आवश्यकता से ज्यादा हो जाए तो दिक्कत। तो ऐसी स्थिति में हुआ क्या? ऐसी स्थिति में उस मानव के, उस पुरुष के अंतर मन में एक संवेग उत्पन्न हुआ, क्रोध। और क्रोध नामक संवेग जैसे ही उत्पन्न हुआ, उसने आव देखा ना ताव, वो मटका लेकर के और पटक दिया उस नेवले के ऊपर, और आप समझ सकते हैं नेवले की मौत हो गई। और जैसे ही वो अंदर आया, अंदर आकर के उसने देखा कि उसका बच्चा खेल रहा है और सांप के टुकड़े हुए पड़े हैं। व्यक्ति को समझते देर ना लगी, व्यक्ति समझ गया कि मैंने भावुकता में बहकर, क्रोध में आकर के, क्रोध के आवेश में आकर के उस नेवले को मार दिया। अच्छा होता मैं अपने संवेगों पर नियंत्रण कर लेता। कहने का आशय क्या हुआ? कहने का आशय हुआ कि जो व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं कर पाते, वे व्यक्ति अपने जीवन में संबंधों का निर्वहन नहीं कर सकते, और वे
जो भी सफलताएं अर्जित करते हैं वे सारी सफलताओं को खो देते हैं। एक और मैं इसका अपने अपने हमारे देश के कुछ अच्छे उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा। आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के एक ज़िले में, मैं स्पष्ट रूप से नाम नहीं लूँगा, कि कलेक्टर साहब थे और कलेक्टर साहब के मन में क्रोध आया और उन्होंने एक ड्राइवर से ऐसा कह दिया कि तुम्हारी क्या औकात। संवेगों में कलेक्टर साहब बह गए और आपने देखा कि अपने संवेगों के ऊपर बुद्धि से नियंत्रण स्थापित नहीं किया और अंततः कलेक्टर साहब को न केवल सोशल मीडिया पर आम जनता के द्वारा फटकार मिली, अपितु कुछ समय के बाद यानी ठीक एक दिन के बाद हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार उनको वहां से हटा दिया गया। एक एग्जाम्पल। और एक और नाम आपको मैं बता देता हूं कि भाई लोगों ने अपने संवेगों के कारण क्या क्या खो दिया। आपने नाम सुना होगा कि ओलंपिक में बड़े गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं सुशील कुमार। ओलंपिक खेलों को जीतना हमारे भारत में एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। भारत में पैदा होना और फिर ओलंपिक खेलों में पहुंचना अपने आप में चैलेंज है, जीतना तो और बड़ा चैलेंज है। ओलंपिक खेलों के विजेता सुशील कुमार दिल्ली में अभ्यास कर रहे थे। उस दौरान एक पहलवान के साथ में, एक लोकल पहलवान के साथ में उनकी भिड़ंत हो गई किसी बात को लेकर और संवेगों में बह करके सुशील कुमार ने उस पहलवान की हत्या कर दी। उसके बाद कोर्ट की ओर से सुशील कुमार को सजा मिली। और आप जरा सोचिए, एक ओलंपिक खेलों में जीतने वाला खिलाड़ी, भारत के खिलाड़ी जो मेडल जीत कर आया, वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया मात्र किस बात को लेकर, संवेगों में बहने के कारण। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या सीखा? हमने सीखा कि मानव के जीवन में जब भी कभी संवेग उत्पन्न होते हैं, चूंकि होते तो प्राणियों के मन में भी हैं, लेकिन मानव और प्राणी में सबसे बड़ा अंतर यह है कि सामान्य प्राणी अपने संवेगों पर बुद्धि के द्वारा नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकता, जबकि मानव एक ऐसा समझदार प्राणी है कि वह अपने संवेगों पर बुद्धि के द्वारा नियंत्रण स्थापित कर सकता है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तो हम जब भी कभी, अब मैं मुझसे कोई कहे, आपसे कोई कहे सांवेगिक बुद्धि क्या है, उम्मीद है सामान्य परिचय के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि सांवेगिक बुद्धि एक ऐसी क्षमता, एक ऐसा कौशल है जिसमें व्यक्ति अपने संवेगों पर बुद्धि के द्वारा नियंत्रण स्थापित कर सकता है। ये बात संभवतः आपको समझ में आई होगी। ये केवल सामान्य परिचय था उन विद्यार्थियों के लिए जिनको केवल सांवेगिक बुद्धि का बेसिक कॉन्सेप्ट समझना था। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। सांवेगिक बुद्धि का आशय क्या हुआ? अपने संवेगों को या अन्य लोगों के संवेगों को, किसी भी व्यक्ति के मन में इमोशंस उत्पन्न हो रहे हैं, उनके संवेगों को आप समझें, उनके संवेगों को समझने के बाद उन्हें प्रबंधित करें, यानी उनको मैनेज करें और उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग आप वांछित अनुक्रिया संपन्न करवा लें। तो ये क्षमता अगर आपके भीतर है तो उस क्षमता को ही कहा जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि सांवेगिक बुद्धि। एक और उदाहरण हम ले लेते हैं। आपने देखा होगा गांधी जी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ना। लगभग हर परीक्षा के लिए, हर मामले के लिए गांधी जी एक अच्छा एग्जाम्पल माने जाते हैं। जब अफ्रीका में सेंट पीटर्सबर्ग स्टेशन से गांधी जी को जब फेंक दिया गया, ट्रेन से उतार दिया गया। अब आप भी जानते हैं, किसी ने ऐसा तो कहा नहीं होगा कि आइए गांधी जी उतरिए ट्रेन से, ऐसा तो बोला नहीं होगा। उनके साथ में जब रंग भेद के वो शिकार हुए, जब उनको ट्रेन से बाहर फेंका गया, तो शायद आप और मैं गांधी जी की जगह होते तो स्टेशन पर खड़े होकर के संवेगों में बह करके अंग्रेज अधिकारी के साथ में या उस ट्रेन के कर्मचारी के साथ में हम बहस करने लग जाते। लेकिन नहीं, गांधी जी ने अपने संवेगों पर नियंत्रण रखा, अपने इमोशंस पर नियंत्रण रखा और अपनी बुद्धि के द्वारा अपने संवेगों को एक सही दिशा में पहुंचा दिया। तो ये अच्छा एग्जाम्पल है सांवेगिक बुद्धि का। एक और मैं एग्जाम्पल देता हूं और एकदम स्पष्ट हो पाएंगे। आपने एक फिल्म देखी होगी, शादी में जरूर आना। आपने देखा कि उस फिल्म में नायक के अंतर्मन में नायिका के जाने के बाद क्रोध का भाव उत्पन्न हुआ, पर वो नायक जैसे ही विवाह को छोड़ करके गया, उसके बाद उसने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की और आईएएस बना। यानी अपने क्रोध को अपनी बुद्धि से नियंत्रित करके अपने आप को लक्ष्य तक लेकर के चला गया। तो वो क्षमता क्या कहलाई? सांवेगिक बुद्धि। तो जरा सोचिए, अपने आप को आजमाइए कि क्या आपके भीतर सांवेगिक बुद्धि है। अगर नहीं है तो इस बुद्धि को विकसित जरूर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखेंगे तो मैं यह भी बताऊंगा कि सांवेगिक बुद्धि को विकसित कैसे किया जा सकता है और सांवेगिक बुद्धि विकसित करने के बाद जीवन में किस प्रकार के लाभ देखे जाएंगे। तो ये तो हमने सामान्य परिचय पर चर्चा की। अब हम बढ़ते हैं दूसरे बिंदु की ओर। अब एक एक करके हम बारीकी से जानेंगे सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर। देखिए भाई, हम लोग क्या काम कर रहे हैं। हमने सांवेगिक बुद्धि का सामान्य परिचय कर लिया। जनरली ऑफलाइन क्लास होती है
तो उस समय पर हम सांवेगिक बुद्धि को लेकर बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। वो चर्चा हम लोगों ने कर ली। अब हम एक एक करके सबसे पहले संवेगों के बारे में जानेंगे कि संवेग क्या है, फिर जानेंगे बुद्धि क्या है, और फिर हम सांवेगिक बुद्धि की आदर्श परिभाषा पर भी पहुंच पाएंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जानते हैं संवेग किसे कहते हैं। ठीक है, अब संवेग के बारे में अगर हमको पढ़ना है तो परीक्षा के हिसाब से कितनी चीजें हमको आनी चाहिए, है ना। देखिए भाई, सारे आयाम मैं आपके सामने स्पष्ट कर देता हूँ। इसमें तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए संवेग क्या होते हैं, फिर उसके बाद में आपको पता होना चाहिए संवेगों की विशेषताएं क्या होती हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं संवेगों में, विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। और संवेग, पहले संवेग की परिभाषा पर चर्चा करेंगे, फिर संवेग की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे, और उसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि भाई संवेगों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, है ना। तीनों डायमेंशन पर डिस्कस करेंगे। 2 मार्कर क्वेश्चन यहाँ जा सकता है कि संवेगों से आप क्या समझते हैं, या मान लीजिए 5 मार्कर में भी जा सकता है संवेग की अवधारणा, संवेगों का संप्रत्यय या कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशंस आप स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले मैं संवेगों के बारे में बताता हूँ। संवेगों के बारे में आप इतना भी याद रखेंगे तो काम बन जाएगा। क्या, देखिए, वे भाव जो शरीर को गतिशील बनाते हैं, गतिशील बनाते हैं, ठीक है, बनाते हैं, जैसे हर्ष, क्रोध, प्रेम, घृणा आदि। ठीक है, ऐसे तमाम प्रकार के भाव जो हैं वो न केवल मानव में अपितु सभी प्राणियों में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, देखिए, वे भाव जो शरीर को गतिशील बनाते हैं संवेग कहलाते हैं। यहाँ ध्यान इस बात पर देना बहुत ज़रूरी है कि एक शब्द तो होता है संवेग और एक शब्द होता है मन है स्थिति। मैं आप सभी विद्यार्थियों को बता दूं कि आज की कक्षा का जो कंटेंट है यह 12th क्लास यानी 12वीं कक्षा में जो मनोविज्ञान की पुस्तक है उसके अंतर्गत सांवेगिक बुद्धि का एक टॉपिक दे रखा है, उससे प्रभावित है। बाकी लक्ष्य हमारा क्या, लक्ष्य है एमपीपीएससी पेपर 4 के अंतर्गत एक टॉपिक आप देखते हैं पार्ट ए में। अगर आप देखेंगे तो इकाई 3 है, इकाई 3 में मनोवृत्ति है यानी एप्टीट्यूड है यानी अभिक्षमता, फिर है सांवेगिक बुद्धि। तो वहीं कहीं सांवेगिक बुद्धि में एक कॉन्सेप्ट आता है कि संवेग और मन है स्थिति के मध्य में क्या अंतर है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा अंतर यह है कि संवेग जो है ना वो क्षणिक होते हैं, पल भर के लिए आते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मैं क्रोध की बात करूं तो क्रोध जो है वो मन में ऐसा नहीं कि 5 घंटे तक क्रोध ही बना रहेगा, है ना। आप जाने क्रोध जो है वो थोड़े समय के लिए आएगा। हाँ, थोड़े समय के लिए आया हुआ क्रोध आपके जीवन में बहुत दूर तक परिणाम देकर के जा सकता है, दुष्परिणाम के रूप में। थोड़े समय के लिए क्रोध आया, आपको लगा कि कुछ नहीं मिला, अपना फोन तोड़ दिया, कुछ नहीं मिला आपने टीवी तोड़ दी, कुछ नहीं मिला तो आप अपने मित्र से झगड़ लिए, कुछ नहीं मिला अपने माता पिता से झगड़ लिए। तो आप ये पाएंगे कि थोड़े समय के लिए संवेग आएगा, क्षणिक होता है, लेकिन परिणाम दूरगामी निकल करके आते हैं। और अगर संवेगों पर नियंत्रण नहीं किया तो उनके परिणाम, क्षणिक संवेगों के परिणाम भी दूरगामी हो सकते हैं। तो पहला तो आपने जाना, इस संवेग वे भाव हैं जो शरीर को गतिशील बनाते हैं। जब संवेग उत्पन्न होंगे ना, अगर आपने बुद्धि का प्रयोग करके नियंत्रित नहीं किया तो आपका शरीर गतिशील बनेगा। अब जरा देखो, जैसे हर्ष यानी कि हैप्पीनेस, अगर खुशी आपके मन में आएगी तो निश्चित ही आपका शरीर गतिशील होगा। एक गांव की घटना थी कि कुछ सारे विद्यार्थी एक छत के ऊपर बैठ करके पढ़ रहे थे। अचानक से, आप जानते हैं ग्रामीण परिवेश में और घर के ऊपर बैठ करके पढ़ना आम बात है, तो एक टीचर का आना हुआ और टीचर ने आकर के 15-20 बच्चे बैठे हुए थे, उनसे पूछा कि कल जो टेस्ट हुआ आप में से टॉप किसने किया। तो एक लड़की अति उत्साह में खड़ी हुई और उछल करके बोली कि सर मैंने टॉप किया। और जैसे उसने हाथ ऊंचा किया कि सर मैंने टॉप किया, तो ऊपर बिजली का तार था और बिजली के तार से उसका हाथ टकरा गया, अंत में उसकी उंगलियां काटनी पड़ी। तो आपने देखा कि संवेग में वह बह गई बालिका और उसके बाद उसके शरीर को क्षति झेलनी पड़ी। तो देखिए, हर्ष नाम का संवेग, हर्ष में व्यक्ति उछलता है, क्रोध में व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचा और अंतिम रूप से खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। प्रेम युवा अवस्था में होने वाला, मैं कहूँ युवा अवस्था में सर्वाधिक संवेग जो उत्पन्न होता है वो प्रेम के दौरान भी आप देखेंगे कि तमाम प्रकार के संवेग उत्पन्न होते हैं। आपको उछलने का मन करता है, भागने का मन करता है, दौड़ने का मन करता है। संवेग भी, ये भी एक प्रकार का संवेग। घृणा,
अगर किसी के प्रति घृणा आपके मन में आ जाए तो आप निश्चित रूप से उसको नुकसान पहुंचाने के लिए कार्य करेंगे। कुल मिलाकर ऐसा है कि संवेग जब भी मन में उत्पन्न होंगे तो शरीर गतिशील रहेगा, प्रतिक्रियाशील रहेगा, कुछ ना कुछ करने के लिए मजबूर रहेगा। तो संवेग वे भाव हैं जो मानव के अंतर मन में क्षणिक रूप से उत्पन्न होते हैं, लेकिन मानव के शरीर को गतिशील बनाकर दूरगामी परिणाम उसके लिए प्रदर्शित करते हैं। जबकि संवेग और मनः स्थिति में सबसे बड़ा अंतर क्या है कि संवेग जो है वो क्षणिक होता है। मनः स्थिति का मतलब होता है कि जब किसी एक स्थिति को आप परमानेंट प्राप्त कर लें, स्थिर रूप से प्राप्त कर लें। जैसे एक व्यक्ति, उसकी मनः स्थिति हो चुकी है कि वह लगातार क्रोध में रहता है, अगर संवेग अनंत काल तक बने रहें तो वह मनः स्थिति बन जाती है, जिसे हम मेंटलिटी कह सकते हैं। अब आते हैं हम लोग बोले संवेगों की विशेषताओं पर। जब इतनी चर्चा की है संवेगों पर, तो कौन कौन सी क्वालिटीज आपको संवेगों में दिखाई पड़ रही हैं? संवेगों में जो क्वालिटीज मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही हैं, मैं उन्हें आपके सामने लिख देता हूं। सबसे पहला एक विशेषता तो यह दिखाई पड़ रही है कि संवेग जो है वो बुद्धि के विरोधाभासी होते हैं। ठीक है, संवेग बुद्धि के विरोधाभासी होते हैं, बुद्धि के विरोधी होते हैं। जैसे ही संवेग आपके मन में उत्पन्न होंगे, आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देगी या आपकी बुद्धि काम करना तुलनात्मक रूप से कम कर देगी। इसलिए बड़े बुजुर्गों ने समझाया है कि जब भी कभी आप भावुक हों तो भावुकता के दौरान कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। अगर क्रोध में निर्णय लेंगे तो भी दुखदायी है, हर्ष में निर्णय लेंगे तो भी दुखदायी है, क्योंकि जिस समय आपके अंतःकरण में, आपके मन में संवेग उत्पन्न होते हैं, उस समय आपकी बुद्धि काम नहीं करती है। ठीक इसी प्रकार से संवेगों की अगर मैं बात करूं तो संवेग सुखात्मक एवं दुखात्मक दोनों ही प्रकार के होते हैं। आप जानते हैं कुछ ऐसे संवेग मानव के मन में जन्म होते हैं जिन संवेगों को पाकर उसको अच्छा लगता है। आप जरा सेलेक्ट करके देखिए, क्रोध और प्रेम में से कौन सा संवेग आपको अच्छा लगेगा? प्रेम। दुख और सुख में से कौन सा संवेग अच्छा लगेगा? सुख। हर्ष कैसा संवेग है? सुखात्मक। तो संवेग सुखात्मक और दुखात्मक दोनों ही प्रकृति के होते हैं। एक विशेषता क्या निकल करके आई? एक विशेषता निकल करके आई कि संवेग जो है वो क्षणिक होते हैं, पल भर के लिए आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बार बार आते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना, दिन में अगर 3 बार भी संवेग आएगा तो आएगा वो पल भर के लिए। तो संवेग क्षणिक होते हैं। और सबसे बड़ी बात, संवेग जो है वो सभी प्राणियों का लक्षण है, सभी प्राणियों में विद्यमान है, उन्हें हम संवेग कहते हैं। जैसे ही संवेग हमने पढ़ा तो एक प्रश्न हमारे सामने आया कि आखिर संवेगों के बारे में बताने वाला कोई मनोवैज्ञानिक हुआ क्या? जी हाँ, बिल्कुल। 1979 में एक साइकोलॉजिस्ट था जिसका नाम था मॉरिस एक ऐसा साइकोलॉजिस्ट था जिसने संवेगों के बारे में वे सारी बातें बताई जो अभी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा था। तो संवेगों का संप्रत्यय प्रस्तुत करने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम है मॉरिस, और मॉरिस ने बताया कि संवेग वे भाव हैं जो मन में उत्पन्न होते हैं लेकिन शरीर को गतिशील बनाते हैं। संवेग वे हैं जो बुद्धि के विरोधाभासी हैं, संवेग वे हैं जो क्षणिक हैं, संवेग सभी प्राणियों का लक्षण है तथा संवेग सुखात्मक भी हो सकते हैं और दुखात्मक भी। इसी आधार पर अगर हम देखें तो संवेगों के 2 प्रकार निकल करके आए, एक सुखात्मक संवेग और एक दुखात्मक संवेग। सुखात्मक संवेग जिन्हें हर मानव प्राप्त करना चाहता है, और दुखात्मक संवेग जिन्हें कोई भी प्राप्त नहीं करना चाहता। अब यहाँ पर एक तर्क आता है, क्या सुखात्मक संवेग जो आपके लिए हमेशा लाभदायक हैं? क्या दुखात्मक संवेग आपके लिए लाभदायक हैं? तो इस बात को जानने के लिए एक बात समझिएगा। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंतर मन में क्रोध है, ईर्ष्या है, यानी नफरत है, इस प्रकार के संवेग उत्पन्न होते हैं तो वो नकारात्मक संवेग हैं। लेकिन आप जानते हैं अगर बुद्धि के द्वारा नियंत्रित कर लिया जाए तो नकारात्मक संवेग भी आपको सकारात्मक परिणाम दे सकते हैं, दुखात्मक संवेग भी आपको सकारात्मक परिणाम दे सकते हैं। जैसे मैंने एक फिल्म का एग्जाम्पल दिया, शादी में जरूर आना। जैसे मैंने एक गांधी जी का एग्जाम्पल दिया, क्रोध उत्पन्न हुआ, घृणा उत्पन्न हुई, बावजूद उसके उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। यानी कि नकारात्मक या दुखात्मक संवेगों पर भी अगर नियंत्रण बुद्धि के द्वारा स्थापित कर लिया जाए तो भी व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। और याद रखना, अगर सुखात्मक या सकारात्मक संवेगों पर भी आपने नियंत्रण नहीं किया तो वे सुखात्मक संवेग भी आपके लिए दुख का कारण बन सकते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है विवाह समारोह में की जाने हॉर्स फायरिंग। आप लगातार ऐसी खबरें सुनते रहते हैं। वैसे भी अभी माह जनवरी का चल रहा है और माह जनवरी जैसे ही मेरे दिमाग में आता है तो याद रखना
24, 25 और 26 जनवरी को उत्कर्ष का एक महाधमाका ऑफर चल रहा है। अब उस महाधमाका ऑफर में आपको किस प्रकार के ऑफर आप विद्यार्थियों को मिल रहे हैं वो मैं क्लास के अंत में आपको बताऊंगा। ऑनलाइन कोर्सेज पर अच्छी छूट दी जा रही है, तो उसको आप देख सकते हैं। अभी मैं कुछ समय के बाद फिर विस्तार से बताऊंगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जनवरी फरवरी के माह में बहुत सारी विवाह शादियां होती हैं। उस दौरान आपने देखा होगा कि खुशी का माहौल रहता है, लोगों के मन में संवेग उत्पन्न होते हैं। दूल्हा खुश है, दूल्हे का भाई जो है उससे ज़्यादा खुश है, दूल्हे का पिता खुश है, उसके दोस्त और ज़्यादा खुश हैं। लेकिन आपने देखा उसी खुशी, उसी उत्साह के दौरान किसी ने अपनी बुद्धि से काम नहीं लिया और अचानक से गोली चला दी, यानी कि हर्ष फायरिंग जिसे कहा जाता है, और गोली चला दी। उस दौरान किसी की मौत हो गई, यानी कि सुखात्मक संवेग का दुखात्मक परिणाम निकल करके आया। तो याद रखना कि संवेग उत्पन्न होना स्वाभाविक है, लेकिन संवेग के ऊपर अगर बुद्धि के माध्यम से नियंत्रण स्थापित नहीं किया तो सुखात्मक संवेग भी नकारात्मक परिणाम दे सकते हैं। और याद रखना अगर बुद्धि के द्वारा नियंत्रित कर लिया तो आपके जो नकारात्मक या दुखात्मक संवेग हैं वो भी आपके लिए सुखात्मक हो सकते हैं। तो यह बात तो होगी संवेगों पर। प्रश्न इस एरिया से कैसे बन सकता है मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। 2 मार्कर में क्वेश्चन बन सकता है, संवेग से आप क्या समझते हैं स्पष्ट कीजिए। तो हम ऐसे शुरू करेंगे। मॉरिस 1979 के अनुसार वे भाव जो शरीर को गतिशील बनाते हैं जैसे हर्ष, क्रोध, प्रेम आदि, फुल स्टॉप, बस। अब ये जरूरी नहीं होता परीक्षा में लिखना कि उन्हें संवेग कहा जाता है, रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। 5 मार्कर में क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो क्वेश्चन बन सकता है संवेग से आप क्या समझते हैं, संवेगों की विशेषताएं बताइए। तो ये परिभाषा बता देंगे, ये विशेषता बता देंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब संवेग पर तो हमने चर्चा कर ली, अब हमें चर्चा करनी है बुद्धि पर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। देखिए भाई, बुद्धि को वैसे तो मैं आपको बता दूं, बुद्धि के बारे में आप कभी भी चर्चा करें तो बुद्धि को आप ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसी क्षमता है, मैं इसको एक क्षमता के रूप में मानता हूं, एक क्षमता है जिसके माध्यम से आप अमूर्त चिंतन करते हैं। ठीक है, अमूर्त चिंतन का मतलब आप समझ सकते हैं जो चीजें आपके सामने नहीं भी हैं उनके बारे में भी आप सोचते हैं। आपने कभी देखा होगा कि जैसे मानव है तो मानव ने फिलॉसफी जैसे विषय का इजाद कैसे किया, फिलॉसफी अस्तित्व में कैसे आई, क्योंकि मानव अपनी बुद्धि के द्वारा उन सभी वस्तुओं के बारे में लगातार सोचता रहा कि भाई आखिर इस दुनिया में ये जो प्रकृति के नियम चल रहे हैं, ऋतु जो चल रही हैं, इनके पीछे कारण क्या है। तो एक तो अमूर्त चिंतन करता है मानव अपनी बुद्धि के द्वारा। ठीक है, दूसरी चीज मैं ये कह सकता हूँ, अमूर्त चिंतन करता है, अपने परिवेश को समझता है, अपने परिवेश को समझता है, अपनी परिवेश को समझना। ठीक है, अपने परिवेश को समझना। एक मैं ये कह सकता हूँ अपने परिवेश को समझने का आशय हुआ कि जैसे जब भी कोई एक बच्चा पैदा हुआ, पिंड से बदल के शिशु रूप में पैदा हुआ और जिससे थोड़ा सा बड़ा हुआ तो आसपास का माहौल देखता है। उदाहरण के तौर पर मैं एक अच्छा एग्जाम्पल बता देता हूँ। जनरली ग्रामीण परिवेश से शहर में अध्ययन करने के लिए आया हुआ विद्यार्थी आकर के बहुत सारी चीजें नई नई देखता है, चाहे वो मॉल में बना हुआ एस्केलेटर हो यानी स्वतः चलित सीढ़ियां हो। जब पहली बार ग्रामीण क्षेत्र से आया हुआ विद्यार्थी उनको देखता है उसको ये समझ में नहीं आता कि आखिर उस सीढ़ी के ऊपर कैसे चढ़ा जाए, तो अपने आसपास के लोगों को देखता है कि बाकी लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो उस रिएक्शन को देखने के बाद, वो सारी चीजें समझने के बाद वो खुद उस स्वचलित सीढ़ियां यानी एस्केलेटर पर खुद पहली बार ट्राई करता है। और ऐसा जीवन में हर उस विद्यार्थी के साथ होता है जो ग्रामीण परिवेश से अपने शहर में आया है। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए इंटेलिजेंस ना हो, बुद्धि ना हो, तो अपने परिवेश को समझेगा कैसे। तो बुद्धि का पहला कार्य है एक ऐसी क्षमता जिसके द्वारा अमूर्त चिंतन किया जाता है, एक ऐसी क्षमता जिससे अपने परिवेश को समझा जाता है। साथ ही साथ बुद्धि एक ऐसी क्षमता है जिसके द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से सीखा जाता है, सीखना संभव हो पाता है। अगर बुद्धि नहीं होगी तो आप चीजें सीखेंगे कैसे। उदाहरण के तौर पर ऑफलाइन की दुनिया से जब ऑनलाइन में आना हुआ तब उसके बाद में डिजिटल बोर्ड को प्रयोग करना भी हमारे लिए एक उद्देश्य था, और उद्देश्यपूर्ण ढंग से सीखना तभी संभव हो पाया जब ईश्वर की विशेष अनुकंपा से इंटेलिजेंस यानी बुद्धि प्राप्त हुई। अगर बुद्धि नहीं होती तो शायद उद्देश्यपूर्ण ढंग से सीखना संभव नहीं हो पाता। यहाँ मुद्दे की बात आती, बहुत सारे विद्यार्थी कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि सर ठीक है, बुद्धि की तो आप बात कर ही रहे हैं,
आप बुद्धि के कुछ सिनोनिम्स होते हैं, जैसे मैं अगर बात करूं, एक सुना होगा आपने विवेक, एक आपने सुना होगा प्रज्ञा, ठीक है, एक आपने सुना होगा मेधा, है ना, इस प्रकार के शब्द आपने सुने होंगे, ठीक है। कभी बुद्धि कह दें, कभी प्रज्ञा कह दें, कभी मेधा कह दें, और एक शब्द मैं यहाँ पर और ले लेता हूँ मन। विद्यार्थियों के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि भाई इन शब्दों में आपस में क्या संबंध है, किस प्रकार का अंतर है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इंटेलिजेंस पर आए आप। इंटेलिजेंस में आपको क्या याद रखना है, तो मैं बता देता हूँ। वह अंतर्निहित सामर्थ्य या वह क्षमता जिसके द्वारा अमूर्त चिंतन किया जाता है, उद्देश्यपूर्ण ढंग से सीखने की कोशिश की जाती है, प्रयास किया जाता है तथा अपने परिवेश को समझा जाता है, उसे इंटेलिजेंस कहते हैं, ठीक है। ये बात लगभग समझ में आ गई। मैं अगर इसको 2 मार्कर में डेफिनेशन दूं तो मैं ये कहूंगा कि वह सामर्थ्य या मैं कहूं वह माध्यम या वह क्षमता जिसके द्वारा न केवल अमूर्त चिंतन किया जा सकता है अपितु अपने उद्देश्य परक सीखने हेतु जो है कार्य किया जा सकता है, उसे बुद्धि कहा जाता है। ये लगभग बात आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं भाई, ठीक है, बुद्धि के बारे में ये बात तो हमको समझ में आ गई। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि आखिर विवेक क्या है। देखिए, बुद्धि और विवेक में कोई ऐसा विकराल अंतर नहीं है, पर मनोविज्ञान की दुनिया में बुद्धि के लिए इंटेलिजेंस और विवेक के लिए विजडम शब्द का प्रयोग किया जाता है। बुद्धि में ही एक ऐसा क्षमता होती है, एक ऐसी क्षमता होती है, एक ऐसा कौशल होता है जिससे हम निर्णय लेते हैं। कहने का मतलब निर्णय लेने वाली बुद्धि को आप विवेक कह सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कि एक प्रशासनिक अधिकारी पहुंचा और उसने देखा कि नदी में एक टीला बना हुआ, उस टीले पर एक बुजुर्ग है और एक बच्चा है, और उसको लगा कि उसकी नाव में केवल एक ही व्यक्ति को बचाया जा सकता है। तो अधिकारी जब निर्णय लेगा तो निर्णय विवेक के आधार पर लेगा या बुद्धि के आधार पर लेगा। उसे मनोविज्ञान की दुनिया में विवेक के आधार पर कह दिया जाता है कि भाई बुजुर्ग को बचाना है कि बच्चे को बचाना है, और मान लीजिए उसने बचा लिया, बच्चे को बचा लिया, और उससे पूछें किस आधार पर निर्णय लिया, तो वो कहेगा विवेक के आधार पर निर्णय लिया। कहने का आशय सीधा हुआ कि उचित और अनुचित के बीच में से चुनने का जो माध्यम होता है, उस माध्यम को आप विवेक कहते हैं। यह भी बुद्धि का ही पर्यायवाची है, बस मनोविज्ञान में उसको अलग अलग कह करके संबोधित कर देते हैं। जब आपकी बुद्धि का स्तर अध्यात्म के स्तर पर चला जाए, जब ज्ञाता और ज्ञेय के बीच में कोई संबंध ना हो, आत्मा को जानना चाहते हैं लेकिन आत्मा के इक्वल आप पहुंच जाएं, ब्रह्म को जानना चाहते हैं, ब्रह्म के इक्वल आप पहुंच जाएं। कहने का मतलब, जब आपकी इंटेलिजेंस अपने एकदम आप कह सकते हैं कि एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाए जो मानव के लिए लगभग असंभव प्रतीत होता है, लेकिन आप कह सकते हैं कि मानव अपने उच्च अवस्था की बुद्धि को अगर प्राप्त कर ले तो उसे प्रज्ञा कहा जाता है। और याद रखिएगा, बुद्धि की ही एक तीव्र अवस्था कहलाती है मेधा। जब आपकी इंटेलिजेंस का लेवल बढ़ जाए तो उसे मेधा कहते हैं। आपने सुना भी होगा स्कॉलर पर्सन, या हिंदी में कहूं तो मैं मेधावी विद्यार्थी। जैसे मान लीजिए 50, 60, 70% तक अगर कोई लेकर के आ रहा है तो वो सामान्य बुद्धिमान विद्यार्थी है, लेकिन अगर मान लीजिए वो 90% लेकर के आ रहा है तो वो मेधावी विद्यार्थी है, और वो 100% ही लेकर के आ रहा है तो वो प्रज्ञावान विद्यार्थी है। तो बुद्धि के लेवल होते हैं, बुद्धि है तो सामान्य है, थोड़ी विशेष है तो मेधा है, और भी विशेष है तो वो प्रज्ञा कहलाती है। अब बोले फिर विवेक क्या है, तो उचित और अनुचित के बीच में से किसी एक का चयन करने की जो क्षमता आपके पास है, उस क्षमता को विवेक कहते हैं। बुद्धि सभी के पास हो सकती है, कुत्ते के पास भी बुद्धि है, गाय के पास भी बुद्धि है, भेड़ के पास भी बुद्धि है, मशीनों के पास भी बुद्धि है, ये कैमरा जो रिकॉर्ड कर रहा है इसके पास भी बुद्धि है, फोन के पास भी बुद्धि है। फोन में अगर एक बार टाइमर लगा दिया कि 10 सेकंड के बाद में स्क्रीन ऑफ हो जानी चाहिए, तो वो भी इंटेलिजेंस से काम करता है। लेकिन अगर इन मशीनों के पास, अगर इस जानवरों के पास कुछ नहीं है तो वो है विवेक। भेड़ में विवेक नहीं होता। एक भेड़ अगर कुएं में जाकर गिर जाएगी तो बाकी सारी भेड़ भी दिमाग नहीं लगाएंगी, वो भी कुएं में जाकर गिर जाएंगी। कभी चींटियों को चलता देखें, एक चींटी जिस रास्ते पर चल रही बाकी चींटियां भी उसी रास्ते पर चलेंगी। उचित अनुचित का भेद नहीं होता। उचित अनुचित का भेद करने का जो सामर्थ्य है, उसी सामर्थ्य को विवेक कहा जाता है। और मानव अपनी बुद्धि से नहीं, अपने विवेक से सभी जानवरों के ऊपर शासन कर रहा है। जरा सोच कर देखें विवेक का स्तर क्या है। विवेक का स्तर आप इससे अनुमान लगा लो, हाथी जैसा बड़ा जानवर एक छोटे से मानव के पैरों के नीचे बैठा रहता है। तो मानव ने अपने विवेक के माध्यम से पूरे विश्व में शासन किया। ठीक है, चलिए, तो हमने बुद्धि के बारे में जाना। हमेशा याद रखना, कोई भी व्यक्ति है उसमें बुद्धि अलग अलग क्षेत्रों की हो सकती है।
जब भी कभी बुद्धि के बारे में आप पढ़ें तो पहले तो 2 मार्कर में हमेशा प्रश्न याद रखें, वह विवेकपूर्ण क्षमता जिसके द्वारा, अच्छा विवेकपूर्ण क्षमता भी बोल सकते हैं आप बुद्धि को, वह विवेकपूर्ण क्षमता जिसके द्वारा अमूर्त चिंतन किया जाता है, अपने परिवेश को समझा जाता है तथा उद्देश्यपरक दृष्टिकोण से सीखा जा सकता है, बुद्धि कहलाती है। और बुद्धि या इंटेलिजेंस शब्द का पहली बार जो प्रयोग किया था उसमें मैं अगर बात करूं तो एक नाम सुना होगा आपने, फ्रांसिस गाल्टन। ये नाम आपने सुना होगा, फ्रांसिस गाल्टन, है ना। तो ये एक मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने जो है इस शब्द का प्रयोग किया। वैसे व्यक्तिगत भिन्नताओं में भी इनका काफ़ी योगदान है, क्योंकि इन्होंने हेरिडिटी जीनियस करके एक बुक लिखी थी, उसमें इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग किया, लेकिन इतने महत्वपूर्ण नहीं। बस बुद्धि को जब भी आप पढ़ने बैठें तो एक व्यक्ति के बारे में जरूर जानना, गार्डनर के बारे में। वही गार्डनर जिन्होंने 1983 में मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी प्रतिपादित की, और उस मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में उन्होंने बताया कि किसी भी व्यक्ति के भीतर 8 प्रकार की इंटेलिजेंस में से कुछ इंटेलिजेंस उपलब्ध पाई, या मैं कहूँ कुछ इंटेलिजेंस उसके भीतर पाई जा सकती है। अगर सभी प्रकार की इंटेलिजेंस पाई जाएंगी उस व्यक्ति को तो हम ऑलराउंडर, हल्फल मौला या मल्टी टैलेंटेड उसको पर्सन हम कह सकते हैं। तो वो 8 प्रकार की इंटेलिजेंस कौन कौन सी होती हैं जो गार्डनर ने बताई, वो ये होती हैं, आप इनसे अंदाजा लगा लीजिए। अब ये जो 8 प्रकार की इंटेलिजेंस हैं, अब इनमें मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे मान लीजिए मैंने पहला नाम लिख दिया म्यूजिकल, इसे आप गीत या संगीतात्मक बुद्धि कह सकते हैं, संगीतात्मक बुद्धि, ठीक है, संगीतात्मक बुद्धिमत्ता। आप सोचो ना, कई ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ये वाली बुद्धि बहुत ज़्यादा मात्रा में होती, नया म्यूजिक बनाना, नए तरीके से सुर आदि लगा करके एक अच्छे से गाने को प्रस्तुत करना, गाने की क्षमता उनके पास होना, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। अब जैसे मान लीजिए कोई मुझसे कहे कि क्या आप कविता लिख सकते हो, क्या आप गाना गा सकते हो, क्या आप जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हो, मैं कहूँगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरे पास म्यूजिकल इंटेलिजेंस नहीं है। दूसरा होता है बॉडीली काइनेस्थेटिक। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसे हिंदी में कहा जाता है शरीर क्रियात्मक बुद्धिमत्ता। कई सारे लोग अपने शरीर से बहुत सारी चीजें प्रदर्शित कर देते हैं। कहने का आशय हुआ, आपने देखा होगा कई लोग योग कला में बड़े निपुण होते हैं, कई लोग जिम आदि में बड़े निपुण रहते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो ऐसे लोगों के भीतर शरीर क्रियात्मक बुद्धिमत्ता होती है। इसके अलावा और अगर बात करोगे, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ये एक शब्द यहाँ पर जैसे स्पेशियल लिखा हुआ है ना, स्पेशियल और नेचुरलिस्टिक, मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जिनके इमेजनरी पावर काफ़ी अच्छी होती है, दिशाओं को बहुत अच्छा समझ सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो प्रकृति की चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अपने आप को समझना भी एक बड़ा टैलेंट है, ये भी इंटेलिजेंस का एक माध्यम है, स्वयं को समझना, ये अपना इंट्रापर्सनल, स्वयं को समझना, जिसे कहा जाता है हिंदी में अंतर वैयक्तिक बुद्धिमत्ता, ठीक है, बुद्धिमत्ता। ठीक इसी तरीके से ये लिखा हुआ है इंटरपर्सनल, जिसे कहा जाता है अंतर वैयक्तिक, यानी अन्य लोगों को भी समझना, अन्य लोगों को भी समझना। भाई इस प्रकार से 8 प्रकार इंटेलिजेंस के माने गए हैं, ठीक है। अब आप जरा सोचकर देखें, अपना अनुमान लगाएं कि आप में कौन सी बुद्धिमत्ता ज्यादा है। क्या म्यूजिकल बुद्धिमत्ता आप में ज्यादा है, भौगोलिक बुद्धिमत्ता आप में ज्यादा है, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता आप में ज्यादा है, स्वयं को समझना आपको अच्छे से आता है, दूसरों को समझना आपको अच्छे से आता है, या फिर मैं बात करूं कि आप जो है भाषा पर बड़ी विशेष पकड़ रखते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे लोगों के भीतर भाषाई बुद्धिमत्ता होती है, जनरली भाषा के जो विद्यार्थी हैं, या मैं बात करूं ऐसे लोग जिनको अगर आप देखेंगे तो कविताएं बनाने में काफ़ी निपुण होते हैं, ऐसे लोगों के पास जो बुद्धिमत्ता होती है उसे लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस या भाषाई बुद्धिमत्ता कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे 8 प्रकार की बुद्धि जो है रॉबर्ट गार्डनर ने बताई हैं कि भाई 8 प्रकार की बुद्धि होती है जो अलग अलग प्राणियों किसी भी मानव में किसी एक क्षेत्र में इंटेलिजेंस बड़े स्तर पर पाया जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ठीक है, हमने संवेग को जान लिया, बुद्धि को जान लिया, और यहाँ पर अब सबसे बड़ा टास्क हमारे सामने आता है कि सांवेगिक बुद्धि क्या है। अब सांवेगिक बुद्धि को स्पष्ट करना है तो सबसे पहले आपके पास में क्या होना चाहिए, परिभाषा होनी चाहिए, ठीक है।
परिभाषा होनी चाहिए, परिभाषा के बाद में सांवेगिक बुद्धि की परिभाषा हो, फिर आपके पास हो कि सांवेगिक बुद्धि का संप्रत्यय यानी कि अवधारणा किसने दी, ठीक है। और उसके बाद में फिर हमें पता होना चाहिए कि सांवेगिक बुद्धि के अनुप्रयोग किस प्रकार के हैं। अनुप्रयोग, ठीक है। अनुप्रयोग का मतलब हुआ शासन और प्रशासन में। अनुप्रयोग भी दो आधारों पर देखेंगे, एक निजी जीवन में कैसे अनुप्रयोग है और एक देखेंगे सार्वजनिक जीवन में किस प्रकार के अनुप्रयोग हैं, ठीक है भाई। सबसे पहले हम लोग परिभाषा पर आते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक अच्छी सी डेफिनेशन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैंने कहा, देखिए ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा कि अपने तथा अन्य के, अपने तथा अन्य के, अपने तथा अन्य के संवेगों का बौद्धिक नियमन एवं प्रबंधन कर, अपने तथा अन्य के संवेगों का बौद्धिक नियमन एवं प्रबंधन कर, ठीक है। अपने तथा अन्य के संवेगों का बौद्धिक नियमन एवं प्रबंधन कर वांछित अनुक्रिया संपन्न कराना ही सांवेगिक बुद्धि है। संपन्न करने की क्षमता, ठीक है। इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। जैसे हमने कहा कि सांवेगिक बुद्धि से क्या आशय है, तो सीधा हमने परिभाषा बना दी कि भाई केवल अपने संवेगों को नहीं, अपने तथा अन्य के, मतलब मैं केवल अपने संवेगों पर ध्यान ना दूं, मेरे साथ में संपर्क के जो लोग हैं, जिनके साथ मुझे संबंधों का निर्वहन करना है, जिनसे मैं मिलता हूं, यानी कि अपने तथा अन्य के संवेगों का, अपने तथा अन्य के संवेगों का बौद्धिक नियमन, उनको समझना अपनी बुद्धि के द्वारा, खुद के संवेगों को भी, अन्य के संवेगों को भी, और न केवल समझना, समझने के बाद प्रबंधित भी करना, उनको मैनेज भी करना। अगर कोई बच्चा गुस्से में आया है और ऐसा लगता है कि पता चला कि बोले सर मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला, और हमने देखा कि इसके अंतर मन में तमाम प्रकार के संवेग आ सकते, हो सकता है स्वयं के प्रति घृणा हो, और उस दौरान मान लीजिए मैं ये कहूं कि तेरे तुझसे अगली बार भी नहीं होगा, तो कैसा लगेगा भाई। अब उसके संवेगों को हमने आग में घी डालने वाला काम कर दिया। तो जब भी कभी संवेग किसी अन्य व्यक्ति के मन में उत्पन्न हो रहे हैं, तो किसी व्यक्ति के संवेगों को समझना सांवेगिक बुद्धि नहीं है, उसके संवेगों को समझना भी है, उसको मैनेज भी करना, प्रबंधित करना, और वांछित अनुक्रिया संपन्न करवाना। वांछित अनुक्रिया का मतलब जो उद्देश्य आपका है, उस उद्देश्य को प्राप्त करवाना कि अगर क्षमता आपके भीतर है, संवेगों को पहले समझो, फिर उनको प्रबंधित करो, और उनसे वांछित अनुक्रिया जो आप करवाना चाहते हैं, वो क्रिया आप संपन्न करवाएं, वो सांवेगिक बुद्धि है। जरा देखें, बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे, आप जरा सोच करके देखिएगा। भारतीय सेना में जो जवान हमारे भर्ती होते हैं, उनके ऊपर जितने भी अधिकारी हैं, जैसे कैप्टन हमने कहा, लेफ्टिनेंट कहा, युद्ध का जब माहौल हो, उस दौरान सबसे पहले उनके अंतर्मन में संवेग उत्पन्न कराने होते हैं। संवेग उत्पन्न करवाएंगे, फिर संवेगों को मैनेज करके कि क्रोध तो आ रहा है, अब इस क्रोध को सीमा पर लेकर के जाना है, उस सीमा पर जाकर के जो शत्रु पक्ष है उस पर हमला करना है। और अगर मान लीजिए उस संवेगों को समझ के और छोड़ दिया, तो सांवेगिक बुद्धि नहीं है। उन संवेगों को समझा, उनको मैनेज किया, और मैनेज करने के बाद उन संवेगों के माध्यम से वांछित अनुक्रिया को अगर आपने जो है संपन्न करवा लिया, तो वो कला जो है वो कहलाएगी सांवेगिक बुद्धि। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी आपको। उस कला को सांवेगिक बुद्धि कहा जाएगा। एग्जाम्पल अगर आपके सामने लेना तो चाणक्य को ले लो। चाणक्य के मन में घनानंद को लेकर के मन में संवेग उत्पन्न हुए। घनानंद ने जब चाणक्य का अपमान किया तो उसके अंतर मन में संवेग उत्पन्न हुए। अब चाणक्य ने अपने संवेगों का आकलन कर लिया कि ये संवेगों से क्या हो सकता है। बोले अगर मैंने इस समय पर किसी प्रकार से क्रोध दिखाया तो हो सकता है राजा मृत्युदंड दे दे। तो चाणक्य ने अपने संवेगों पर सबसे पहले समझा, फिर नियंत्रित किया, फिर प्रबंधित किया, और मैनेज करने के बाद उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित किया और घनंद के साम्राज्य का अंत कर दिया। तो सांवेगिक बुद्धि का एक अच्छा उदाहरण आपके सामने यह रहा। और इस प्रकार आप देखेंगे हमारे देश में आप अपने जीवन में कभी भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं, निजी जीवन हो, सार्वजनिक जीवन हो, राजनीतिक जीवन हो, अगर आपके पास सांवेगिक बुद्धि नहीं है तो आप अपने जीवन में उन्नति नहीं कर सकते। अब बात आती है कि सांवेगिक बुद्धि का संप्रत्यय दिया किसने।
चूंकि सांवेगिक बुद्धि के संप्रत्यय को लेकर के दो नाम काफी चर्चा में रहते हैं। एक तो नाम है पीटर सैलोबी, पीटर सैलोबी एंड मेयर। ये दो मनोवैज्ञानिक हैं, पीटर सैलोबी एंड मेयर। इन दोनों ने सांवेगिक बुद्धि का, या मैं कहूं ऑफिशियली इस शब्द का प्रथम प्रयोग उन्होंने, सांवेगिक बुद्धि शब्द का प्रथम प्रयोग अगर किसी के द्वारा किया गया तो पीटर सैलोबी एंड मेयर नाम के मनोवैज्ञानिक थे, इनके द्वारा इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। पीटर सैलोबी एंड मेयर ने सांवेगिक बुद्धि की न केवल परिभाषा दी, इसकी कुछ विशेषताएं भी बताई। चूंकि पीटर सैलोबी एंड मेयर, इन दोनों ने जो सांवेगिक बुद्धि के बारे में बताया वो पर्याप्त नहीं था, या लोगों ने उनके इस कॉन्सेप्ट पर अच्छे से ध्यान नहीं दिया। समय बदला और कुछ वर्षों के बाद, ये घटना तो थी 1990 की, 1990 की, और उसके बाद में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था डैनियल गोलमैन। अगर मान लीजिए ये नाम आपको याद नहीं है तो ये मान के चलिएगा डैनियल गोलमैन। अगर ये नाम हमको नहीं पता तो ये मान के चलिएगा कि हम सांवेगिक बुद्धि के बारे में बहुत सारी चीजें व्यवस्थित नहीं बता सकते। डैनियल गोलमैन वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 1995 में एक किताब लिखी, और किताब का नाम था वाई इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि EI, वाई इमोशनल इंटेलिजेंट इट कैन मैटर देन इंटेलिजेंस क्यूटेंट, यानी कि सांवेगिक बुद्धि बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों। इस किताब ने धमाका मचा दिया। धमाका मचाने से आशय हुआ मनोविज्ञान की दुनिया में पहला ऐसा व्यक्ति हुआ जिसने इस बात का दावा किया कि IQ शब्द आपने सुना हुआ, इंटेलिजेंस क्यूशेंट, हम लोग कहते हैं उनका IQ बहुत तेज है। जरा सोच कर देखें, एक ऐसा व्यक्ति जिसका IQ बड़ा अच्छा है, वो अपने जीवन में 10th क्लास में टॉप कर लेगा, 12th क्लास में टॉप कर लेगा, हो सकता है BTech कर ले, MTech कर ले, MBA कर ले, MBBS कर ले, और अपनी बुद्धि लब्धि के आधार पर तमाम प्रकार की सफलताओं को अर्जित कर लिया। वो एक बड़ा डॉक्टर बन गया, वह एक बड़ा इंजीनियर बन गया। लेकिन एक दिन उसके जीवन में एक ऐसी घटना हुई कि अचानक से एक संवेग उत्पन्न हुआ, और उस संवेग के कारण उसने अपना पूरा कैरियर खराब कर लिया। तो IQ के आधार पर आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त तो कर सकते हैं, लेकिन लगातार सफल नहीं रह सकते। लगातार सफल रहने के लिए जो क्षमता आपके पास होनी चाहिए, वो क्षमता को कहा जाएगा इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि सांवेगिक बुद्धि। अगर आप में सांवेगिक बुद्धि नहीं है तो आप दीर्घ काल तक सफल नहीं रह सकते। तो इस किताब में इस बात का दावा किया गया कि जीवन में सफल होने के लिए 80 से 85% तक सफलता इमोशनल इंटेलिजेंस की है। अगर आप अपने जीवन में स्वयं को सफल मानते हैं, आप मानते हैं कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो केवल IQ के दम पर नहीं, आप में, आपकी उस सफलता में ज़्यादा योगदान रहता है इमोशनल इंटेलिजेंस का। डैनियल गोलमैन की इस पुस्तक ने मनोविज्ञान की दुनिया में जो है एक तहलका मचा दिया, और इस पुस्तक काफ़ी चर्चा में रही, और इन्होंने दावा किया कि इमोशनल इंटेलिजेंस बुद्धि लब्धि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ विद्यार्थियों को बता दूं कि बुद्धि लब्धि का आशय सीखने की क्षमता से, कि आपकी इंटेलिजेंस कैपेसिटी कैसी, आप सीखते कितने जल्दी हैं। जैसे एक विद्यार्थी क्लास में बैठा हुआ है, दो विद्यार्थी कक्षा में बैठे हुए हैं, एक विद्यार्थी गणित के सवालों को या किसी एक प्रश्न के जवाब को जल्दी से याद कर लेता है, और एक है जो थोड़ी देर से याद करता है। तो जो जल्दी याद कर लेता है इसका मतलब उसका IQ तेज है, जो थोड़ा देर से करता है इसका मतलब उसका IQ काफ़ी कम है। अब हमने यहाँ IQ की बात तो कर ली, अब मुद्दा ये आया कि क्या दोनों विद्यार्थी अपने जीवन के अंतिम चरण में इनमें से कौन सफल होगा। आप उस चीज़ को देखकर नहीं कह सकते, उनमें सफल वो होगा जिसके भीतर EI ज़्यादा है, इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा है। 10th क्लास में आपने टॉप किया, 12th क्लास में टॉप किया, ग्रेजुएशन में टॉप किया, बड़े डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, सरकारी अधिकारी बन गए, लेकिन 10th क्लास में फेल होने वाला व्यक्ति लोगों के इमोशन समझता था, गली मोहल्ले में काम करता रहा, पार्षद बन गया, विधायक बन गया, और उसके बाद में मंत्री बन गया और CM बन गया। तो आप बताइए ज़्यादा सफल किसको मानेंगे, IQ वाले को या EI वाले को। मेरे ख्याल से आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। तो ये बात यहाँ पर आई। अब एक अंतिम कड़ी कि भाई निजी और सार्वजनिक जीवन में सांवेगिक बुद्धि कैसे उपयोगी हो सकती है, तो मैं मौखिक रूप से आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूँ। मेरा मानना है कि निजी जीवन में सांवेगिक बुद्धि का सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग है संबंधों के निर्वहन में, संबंधों के निर्वहन में। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण है संबंधों के निर्वहन में। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस आपके पास है
तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में संबंधों का निर्वहन लगातार कर सकते हैं। उसके पीछे मैं कारण आपको बताता हूँ। इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि जो सांवेगिक बुद्धि से लब्ध व्यक्ति है उसके पास में 5 विशेषताएं पाई जाती हैं, और ये विशेषताएं मैं नहीं बता रहा हूँ, ये विशेषताएं बताई हैं डैनियल गोलमैन ने। सांवेगिक बुद्धि से लब्ध व्यक्ति में जो 5 विशेषताएं पाई जाती हैं, उन विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता होती है आत्म मूल्यांकन। ठीक है, जिसे आप कह सकते हैं कि आत्म मूल्यांकन का सीधा आशय हुआ कि आप अपने आप का मूल्यांकन करते रहते हैं, अपने आप स्वयं को बहुत अच्छे से समझते हैं। मतलब मैं कह सकता हूँ सेल्फ अवेयरनेस, आप इसके लिए शब्द प्रयोग कर सकते हैं। आत्म मूल्यांकन पाया जाता है। दूसरा उसमें विशेषता पाई जाती है आत्म अभिप्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन भी पाया जाता है। जो व्यक्ति इमोशनल इंटेलिजेंस से लब्ध है वो व्यक्ति कभी किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहेगा कि हमें मोटिवेशन मिले, वह स्वयं को मोटिवेट कर सकता है। आत्म अभिप्रेरणा यानी सेल्फ मोटिवेशन पाई जाएगी। ठीक है, तो आत्म मूल्यांकन है, आत्म अभिप्रेरणा है। एक पाया जाता है सामाजिक अभिप्रेरणा, लोगों को भी वो अवेयर कर सकता है। सामाजिक अभिप्रेरणा, लोगों को भी मोटिवेट कर सकता है, अभिप्रेरणा। साथ ही साथ उस व्यक्ति के भीतर पाई जाती है समानुभूति। अब आप जानते हैं जिस व्यक्ति के भीतर समानुभूति है यानी कि एम्पैथी है, और एम्पैथी का आशय ऐसी बौद्धिक क्षमता से है जिसके माध्यम से न कि आप जो है किसी भी अन्य व्यक्ति की परेशानियों को, अन्य व्यक्ति के संवेगों को समान स्तर तक समझ सकते हैं। कोई दुखी व्यक्ति आपके पास आया, आप समझ गए कि वो किस लेवल का दुखी, किस प्रकार का अनुभव कर रहा है। एक क्षमता आपकी समानुभूति कहलाती है, एम्पैथी। सिंपैथी और एम्पैथी में बहुत बड़ा अंतर है और ज़्यादातर विद्यार्थी जानते हैं, जो नहीं जानते मैं बता देता हूँ। सिंपल सा समझ लीजिए, एक दोस्त मेरे पास आया और उसने आकर के बोला कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया था, और उसने अगर ऐसा बोला तो मैंने अच्छा चलो कोई बात नहीं, पिताजी देहांत हो गया, कब आए, अरे बहुत बुरा हुआ। अगर मैं इस प्रकार का रिएक्ट कर रहा हूँ इसका मतलब मेरी उसके प्रति सहानुभूति हो सकती है, समानुभूति नहीं। और चूंकि मान लीजिए मेरे पिताजी का देहांत हो चुका है और मैंने वो दर्द देखा है और उस दौरान मेरा कोई मित्र आता है, उसने आकर के बोला मेरे पिताजी का देहांत हो गया, तो मैं उसके दुख को समान स्तर तक समझ सकता हूँ, और इस क्षमता को कहा जाएगा समानुभूति। कहने का आशय और बदल एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने प्रारंभिक परीक्षा दी, मैं अनुत्तीर्ण हुआ, मैं फेल हुआ, और मेरे पास कोई विद्यार्थी आया और आकर के बोला कि सर मैं फेल हो गया प्रारंभिक परीक्षा में, और जैसे ही उन्होंने आकर के बोला तो मैं समझ सकता हूँ कि अरे प्रारंभिक परीक्षा में फेल होने का दुख क्या है। सपोज एक विद्यार्थी आया कि सर इस बार मैं इंटरव्यू से आउट हो गया, बहुत दुख हो रहा है, और चूंकि इंटरव्यू से मैं भी अगर आउट हो चुका हूँ तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ उसका दुख इस स्तर का हो सकता है। सेलेक्ट, मान लीजिए मैं सेलेक्ट हो गया और पता चला कि कोई विद्यार्थी मेरे पास आया, सर मैं भी सेलेक्ट हो गया, तो मैं समझ सकता हूँ कि सेलेक्ट होने के बाद में खुशी किस प्रकार की है, तो वो उस विद्यार्थी के मन में किस प्रकार की खुशी होगी। तो किसी अन्य व्यक्ति के संवेगों को समान स्तर तक समझने की जो क्षमता है, वो क्षमता को कहा जाता है समानुभूति, जो सिविल सेवा का बुनियादी मूल्य भी माना जाता है। तो जो व्यक्ति जिसके भीतर, अगर मैं बात करूं, जो सांवेगिक बुद्धि जिसके मन में पाई जाती है, जिसके पास सांवेगिक बुद्धि से लब्ध व्यक्ति है, उसके भीतर जो 5 विशेषताएं पाई जाती हैं, उनमें आत्म मूल्यांकन है, आत्म अभिप्रेरणा है, साथ ही साथ पाया जाता है आत्म प्रबंधन, या मैं कह सकता हूँ कि सेल्फ मैनेजमेंट, आत्म प्रबंधन भी जिसे आप कह सकते हैं। ये 5 विशेषताएं उसके भीतर पाई जाती हैं। और जरा सोचिए, अगर ये 5 विशेषताएं उस व्यक्ति के भीतर पाई जाएं, डैनियल गोलमैन के अनुसार ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सांवेगिक बुद्धि से लब्ध व्यक्ति के भीतर कौन कौन सी 5 विशेषताएं होती हैं जो आपके सामने है। अगर ये 5 विशेषताएं होंगी तो निश्चित रूप से संबंधों का निर्वहन हो सकेगा। अब जरा देखते हैं कि प्रशासन में सांवेगिक बुद्धि कैसे काम करेगी। अब जरा सोचिए, सबसे पहले मेरा ऐसा मानना है कि सांवेगिक बुद्धि कहीं ना कहीं संगठन की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। संगठन की सफलता, संगठन की सफलता में क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपको टीम वर्क करना है तो टीम वर्क करने के लिए आपको न केवल स्वयं को अभिप्रेरित रहना पड़ेगा, अपितु आपको अभिप्रेरित करना भी होगा। अभिप्रेरित, और किसको अभिप्रेरित करना पड़ेगा? सदस्यों को। सदस्यों को अभिप्रेरित करने में काम में आएगी सांवेगिक बुद्धि। इसके अलावा और क्या प्रशासन में फायदा हो सकता है? तो आप जानते हैं कि भारत एक बहु धार्मिक, बहु सामाजिक और बहु सांस्कृतिक राष्ट्र है, और यहाँ पर प्रशासकों के ऊपर न केवल योजनाओं का क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी है,
अपितु एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है लोगों की भावनाओं का सम्मान करना। अगर प्रशासनिक अधिकारी सांबे की बुद्धि से लब्ध होगा तो कभी वो कहेंगे कि हमें मुहर्रम के दिन ताजिए निकालने हैं, कभी वो कहेंगे कि हमें माता दुर्गा का झांकी निकालनी है, तो सांबे की बुद्धि से लब्ध व्यक्ति प्रशासक उन लोगों के संवेगों का सम्मान करते हुए, उन लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए और जो है उनको अनुमति प्रदान कर देगा। इसके अलावा इस देश में तमाम प्रकार की ऐसी दुखद घटनाएं भी होती रहती हैं जिनकी हम अपेक्षा नहीं करते और हो जाती हैं। उस दौरान प्रशासक जब पहुंचता है वो देखता है कि आम जनता जो है वो गुस्से में है, तो प्रशासक उस दौरान शक्ति बल का प्रयोग न करते हुए बुद्धि बल का प्रयोग करता है और अपनी बुद्धि के माध्यम से उनके संवेगों का सम्मान रखता है। तो कहने का आशय हुआ कि न केवल संबंधों के निर्वहन के लिए अपितु स्वयं को अभिप्रेरित करने के लिए, टीम वर्क करने के लिए, टीम के सदस्यों को अभिप्रेरित करने के लिए, जनता से सहयोग प्राप्त करने के लिए तथा विभिन्न प्रकार के उग्र भीड़ जब कभी भी किसी प्रकार का आंदोलन कर रही है उस दौरान उनको नियंत्रित करने के लिए सांवेगिक बुद्धि का होना अनिवार्य है। अगर प्रशासनिक अधिकारी सांबे की बुद्धि से लब्ध होगा तो निश्चित ही जन सहयोग की प्राप्ति होगी और जन सहयोग की प्राप्ति होगी तो योजनाओं का त्वरित क्रियान्वयन होगा, योजनाओं का त्वरित क्रियान्वयन होगा तो लक्ष्यों की प्राप्ति होगी और लक्ष्यों की प्राप्ति होगी तो सुशासन साकारित हो सकेगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक इसी प्रकार से अगर आप बाकी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो रिपब्लिक डे पर ऑफर चल रहा है जो कि अभी 24 हुआ है, 90% तक का डिस्काउंट है। MPPSC हो या इससे रिलेटेड कोई भी कोर्स हो तो लाइव एवं रिकॉर्डेड कोर्सेज पर विद्यार्थियों को 90% तक की छूट दी जा रही है और ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। गणतंत्र दिवस भी मनाइए और अपने भविष्य की तैयारी कीजिए। उत्कर्ष के साथ जुड़िए। धन्यवाद।